First of all, I am discussing about ACCA नॉलेज लेवल क्या है, एग्ज़ाम कैसे बुक करना है, देन FIA रूट क्या है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम अपने कैसे बुक कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर बुक करना है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्लासेस कैसे कंडक्ट होगी, कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको कितनी देर पढ़ना है, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सारी बातें पहले मैं ACCA के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, which will take I think around 40 minutes. Then I will discuss for CIMA, नॉर्मली सीमा में FLP स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए डिस्कस करूंगा. Then we will start our study. जब भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा या नहीं कर रहा है, ये वीडियो YouTube पे रहेगा. अगर वो ये वीडियो को रेफर करता है, उसको कोई जगह किसी से कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना है. सारी बातें मैं वीडियो में बताकर, लिखकर समझा रहा हूं, कहां पर जाकर एग्जाम बुक करना है सब बता रहा हूं. फिर भी आपको कोई टेक्निकल इश्यू जरूर हो सकती है, तो अगर टेक्निकल इश्यू होगी, हम डायरेक्टली आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास इंस्टीट्यूट का बैक एंड, इंस्टीट्यूट के तरफ से हम लोग के पास कोई बैक कोडिंग वगैरह नहीं है. हम इंस्टीट्यूट के लर्निंग पार्टनर है, हम आपको इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करा के हेल्प करवा सकते हैं, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम आपको इंस्टीट्यूट के बिहाफ में तुरंत कोई सॉल्यूशन दे दे. वो इंस्टीट्यूट ही सॉल्यूशन देगा. और जब आप इंस्टीट्यूट को मेल डालोगे, जब आप उनसे बात करोगे, आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही इंस्टीट्यूट को मेल करते हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है कि दिस इज ऑटो जनरेटेड मेल, 72 आवर्स दे विल टेक टू रिप्लाई यू. 72 वर्किंग आवर, यानी कि अगर आप उनको फ्राइडे मेल डाल रहे हो तो सैटरडे संडे वर्किंग नहीं है, यानी कि आपका सैटरडे संडे दोनों काउंट नहीं होता है, यानी कि आपको रिप्लाई इंस्टीट्यूट से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आएगा. अगर मैं आपके बिहाफ में इंस्टीट्यूट से बात करूंगा भी, तो भी मैं तो उन्हीं से बात करूंगा ना जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके. तो जब उनका सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो आपको वो सैटरडे संडे रिप्लाई नहीं करते. और उन लोगों के पास पूरे वर्ल्ड से इतने सारे स्टूडेंट है, इतने सारा मेल्स आता है, क्वेरीज आता है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें समझना है कि वो लोग हमें तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकते, उनको रिप्लाई करने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो आप हमें भी बता दीजिए, हम उनके साथ आपके बिहाफ में कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाने की चेष्टा करेंगे. बट मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे या मेरी टीम के हाथ में कि हम लोग कुछ कर दें कि वो तुरंत सॉल्व हो जाए. वो इंस्टीट्यूट ही सॉल्व कर पाएगा. नाउ ACCA के अंदर 3 लेवल होते हैं: नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल. नॉलेज लेवल के अंदर 3 एग्जाम्स होते हैं: BT बिजनेस टेक्नोलॉजी, FA MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हम लोग इंडियन कोर्सेज के जैसे इसको फाउंडेशन लेवल बोल सकते हैं. वी कैन से दिस एज अ फाउंडेशन लेवल. यहां फाउंडेशन लेवल का नाम है नॉलेज लेवल, अप्लाइड नॉलेज लेवल. 3 सब्जेक्ट्स: BT बिजनेस टेक्नोलॉजी, FA MA. BT फर्स्ट पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकेंड पेपर, फिनेंशियल अकाउंटिंग थर्ड पेपर. ये तीनों सब्जेक्ट्स का एग्जाम साल भर होता है, कोई डेट नहीं है. इसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम. जब आप डिमांड करेंगे, आपको एग्जाम देने मिलेगा. डिमांड करेंगे मतलब मेरे को अभी डिमांड करना है. मान लीजिए मेरे को अभी एग्जाम देना है, अभी तुरंत नहीं देने मिलेगा, लेकिन आप इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे जाकर एग्जाम बुक करेंगे. कैसे बुक करेंगे मैं अभी दिखा दूंगा. बुक करने में के टाइम पे आपको पूछा जाएगा, पेमेंट करने के टाइम पे आपको कौन सा स्लॉट लेना है. मान लीजिए आज से 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, जैसे स्लॉट अवेलेबल होगा. मान लीजिए मैंने आज स्लॉट बुक कर लिया, आज है 4 जनवरी, मैंने 10 जनवरी का स्लॉट बुक किया है, वहां ऑप्शन दिखा रहा है 10 जनवरी को मेरे को एग्जाम देना है दोपहर में 1 बजे, आफ्टरनून 1 o'clock. मैंने बुक कर दिया, यानी कि मेरा एग्जाम बुक हो गया. अब 10 तारीख को 1 o'clock मैं एग्जाम दूंगा. ऑन डिमांड एग्जाम. यू डिमांड, इंस्टीट्यूट विल गिव यू opportunity to give the exam.
दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड एग्जाम। उसको कैसे बुक करना है, कैसे पेमेंट करना है, अभी मैं दिखा दूंगा। ये तीनों एग्जाम 2-2 घंटे के एग्जाम है, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स पास मार्क्स है। सारा मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस मतलब मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स, मे बी ड्रैग एंड ड्रॉप, मे बी मैच। मतलब इट्स नॉट मल्टीपल चॉइस, 1 क्वेश्चन 4 आंसर, यू नीड टू सेलेक्ट 1। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन विच वी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बट पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको आंसर देने के लिए कोई भी वर्किंग वगैरह जो करना पड़ रहा है उससे इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है। हाउ यू आर गेटिंग द आंसर, दे आर नॉट कंसर्न्ड, दे आर जस्ट कंसर्न्ड विद द करेक्ट आंसर, मे बी बाई फ्लुक। इवन बाई फ्लुक वी कैनॉट पास, बट स्टिल इंस्टीट्यूट को आपकी वर्किंग से कोई मतलब नहीं। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स स्कोर करना है पास होने के लिए। जो बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसका इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज एवरेज में 70 से 80% है। मतलब हर साल अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 70 से 80 लोग एक बार में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दैट इज तीसरा सब्जेक्ट, उसमें भी रिजल्ट 70 to 80% है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो बीच वाला सब्जेक्ट है, मिडिल वाला, उसके अंदर रिजल्ट थोड़ा 5-7% कम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिजल्ट यू कैन से अराउंड 65 to 70। आप 70 करीब पकड़ लीजिए, इनको आप 80 करीब पकड़ लीजिए। यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्लियर करना। बट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस 100 बच्चों में से अगर 65 to 70 क्लियर कर रहे हैं तो डिफिकल्ट तो नहीं हुआ। यानी कि डिफिकल्ट तभी है जब हम ठीक से स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज डिफिकल्टी नहीं। ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम साल में 12 महीने एग्जाम हो रहे हैं। जब आप चाहें तब आप बुक करेंगे, एग्जाम देंगे। आपको डिमांड करना है मेरे को एग्जाम कब देना है। ये एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं। आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में भी जा सकते हो, आप एग्जाम देने के लिए घर पे बैठकर भी एग्जाम दे सकते हो। सेंटर पे जाने का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, घर पे बैठ के एग्जाम देने का अपना खुद डिसएडवांटेज एडवांटेज है। बेसिक तौर पर अगर आप एग्जाम सेंटर में जाते हो एग्जाम देने के लिए, आपको वहां जाना पड़ेगा। मे बी 2, 4, 10, 15, 20 किलोमीटर आपसे दूर होगा, जाने आने का टाइम लगेगा, ट्रांजिट में टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा। लेकिन जब आप वहां जाकर पहुंचोगे, अब वहां पर अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही है, इंटरनेट नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू है, एग्जाम सेंटर समझेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो फायदा है। अगर आप घर से एग्जाम देते हो, अगर इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, वो केस आपको डील करना है। लेकिन फायदा है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप अपना घर का इन्वायरमेंट में एसी चलाना है नहीं चलाना है, आपको कैसे अपना रूम को रखना है आपके ऊपर है। तो आप अपने जगह पर बैठकर थोड़ा कन्वीनियंट के साथ एग्जाम दे सकते हो। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर में गए, सर उनका कंप्यूटर बढ़िया नहीं था, सर उनका कीबोर्ड बढ़िया नहीं था, सर टाइप करने से टाइप नहीं हो रहा था। घर पे बैठने से ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना कंप्यूटर है, अपना लैपटॉप है, अपना कीबोर्ड है, वो फायदा है। नॉर्मली मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, अगर मैं ये कीबोर्ड यूज करता हूं, ये कीबोर्ड मेरा डेली यूज करके हैबिट बन गया है, मेरे को देखना नहीं पड़ता है ए प्रेस करके कि ए टाइप हुआ कि नहीं। बट अगर हम कोई दूसरे मशीन पर बैठेंगे जिसका कीबोर्ड हमारे से हैबिचुएटेड नहीं है, हमें वो खराब ही लगना है। तो आपको घर से बैठने से ये फायदा है। आखिरी बात है, घर से बैठने से अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है कि मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, लोड शेडिंग हो गया, पावर फेलियर, आपका एग्जाम नहीं हो पाया, कोई टेंशन नहीं है, इंस्टीट्यूट आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। आपका एग्जाम दोबारा होगा उसी फीस में, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होएगा इंस्टीट्यूट आपसे फीस चार्ज नहीं करेगा। यानी कि टाइम वेस्ट होगा। आपने एग्जाम बुक किया, आज लोड शेडिंग हो गई, इंटरनेट नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे पाए घर से, आपका एग्जाम 2, 4, 5 दिन बाद फिर हो जाएगा, 5 दिन वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट नहीं होएगा। यानी कि एग्जाम मेरे हिसाब से पर्सनली घर में देना उचित है। इसका एक और कारण है, जो ऑन डिमांड एग्जाम हो रहे हैं नॉलेज लेवल के,
उनका एग्जाम सेंटर्स कोरोना के टाइम पे ज्यादातर सब जगह बंद हो गया था। जैसे हमारे यहां कोलकाता में एग्जाम सेंटर था, लेकिन जब कोरोना में ऑफिस ही नहीं खुल रहा है, हमने एग्जाम सेंटर बंद कर दिया, बिकॉज उसका हर ईयर का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो कुछ पैसे अगर नहीं आ रहे हैं तो बेकाम का वेस्टेज तो नहीं कर सकते, हमने कैंसिल कर दिया। और कोरोना से स्टूडेंट का जो अप्रोच है, जो सोचने का नजरिया है, वो भी चेंज हो गया कि अब स्टूडेंट अगर एग्जाम सेंटर में एग्जाम है भी तो 90 to 95% एग्जाम सेंटर में आकर एग्जाम नहीं देना चाहते। तो हमने कोरोना के बाद भी एग्जाम सेंटर फिर से खोला नहीं, मतलब एग्जाम आपको घर में ही देना है। सारे स्टूडेंट सारे जगह से घर से एग्जाम दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड रिमोट एग्जाम। ऑन डिमांड रिमोट एग्जाम, रिमोट मतलब घर से, ऑन डिमांड मतलब जब आपकी मर्जी हो। इसके लिए प्रॉपर एकदम सिंपल स्टेप है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, जिसको फॉलो करना है, बुक करना है, पेमेंट करना है, एग्जाम देना है। जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देते ही, खत्म होते ही आपने घर से एग्जाम दिया रिमोट बेसिस, एग्जाम सेंटर में एग्जाम दिया सेंटर बेसिस, रिजल्ट तुरंत तुरंत आ जाएगा, तुरंत। जस्ट एग्जाम आपने फिनिश किया, 2 घंटे हुए, सबमिट किया, रिजल्ट, बिकॉज कंप्यूटर चेकिंग है, कोई पर्सनल चेकिंग नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक करके आपको मार्किंग दे रहा है, पार्ट मार्किंग कुछ है नहीं, राइट तो फुल मार्क्स, रॉन्ग तो 0। तो यहां पर कोई भेदभाव नहीं है कि किसी को जानबूझ के कम मिला, बेसी मिला, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कंप्यूटर चेकिंग। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो प्रोविजनल माना जाएगा। आपने घर से एग्जाम दिया, हो सकता है आपने कुछ अनफेयर मींस यूज किया, जो इंस्टीट्यूट अगले 2 दिनों में चेक करेगा, 48 आवर में। अगर आप एग्जाम सेंटर में भी एग्जाम दिए तो भी प्रोविजनल रिजल्ट है। रिजल्ट को फाइनल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट 2 दिन चेक करेगा कि आपने घर से एग्जाम दिया, तो आपका पूरा का पूरा घर से एग्जाम देने के टाइम पे एग्जाम का 2 घंटा रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा का पूरा वीडियो कैमरा से फोटो खींची जा रही है कंटिन्यूअसली, आप पूरे ऑनलाइन है। और आपके रूम, बिकॉज जब आप घर से एग्जाम दे रहे हैं रूम बंद होना चाहिए, आप रूम से बाहर नहीं जा सकते, कोई नहीं आ सकता, आपके टेबल पे कंप्यूटर, लैपटॉप जिससे एग्जाम, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब वो लोग देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट ने कोई भी अनफेयर मींस फॉलो किया है घर से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जो प्रोविजनल रिजल्ट आया था वो नहीं माना जाएगा, स्टूडेंट को फेल बोला जाएगा। कुछ स्टूडेंट लोगों के साथ पास्ट में ऐसा हुआ है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए एग्जाम दे रहा है, एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, मान लीजिए मैं इस रूम में एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन इस रूम में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इश्यू आ गया। मैंने जो इन्वेजिलेटर है उसको रिक्वेस्ट किया, क्या मैं यहां से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकता हूं? इन्वेजिलेटर ने बोला शिफ्ट कर लो, ठीक है भाई। लेकिन जब आप दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे रूम में, फिर से बहुत सारा प्रोसेस होगा, वो सारी आपकी फोटो खींचेंगे, दायां बायां वगैरह सब कुछ, वो सब किया उसने। अब दूसरे रूम में जाने के बाद जब उसने एग्जाम दिया तो उसका एग्जाम बीच में इंस्टीट्यूट ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके इंस्टीट्यूट ने बोला वी फाउंड दैट you were using unfair means, so your exam is cancelled, now your registration is cancelled with ACCA, now you cannot give exam, ACCA गया आपका। अब स्टूडेंट टेंशन में आ गया, मेरे को फोन लगाया, मैंने बोला तुमने सच में कुछ गड़बड़ी किया था? बोला सर नहीं किया मैंने, सच में बोल रहा हूं। तो मैंने बोला फिर टेंशन क्यों लेना है, आप उनको मेल डालिए, आप उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरा केस है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उनके पास तो सारा रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करके उसको 2-3 महीने में सब ठीक हो गया। हाँ ये जरूर हुआ 2-3 महीने वो एग्जाम नहीं दे पाया, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लिए उसने, उसके बाद उसको अलाउ कर दिया इंस्टीट्यूट ने। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि घर से बैठकर आप कुछ भी कर सकते हैं, एग्जाम ही है, घर से बैठकर भी पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। जब आप एग्जाम बुक करते हो तो वो वीडियो देते हैं, वो आपको मेल देते हैं, वो आपको फोन नंबर देते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम होगी आप कहां पर कनेक्ट करोगे। फोन नंबर लगाने से फोन लगता नहीं है, आपको अगर प्रॉब्लम होती है आप उनको मेल डालिए, वो लोग के पास सब इंफॉर्मेशन है, वो आपको अपने आप हेल्प करेंगे। एग्जाम देते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है घर से, आप मुझे कॉल भी लगा रहे हैं, मेरे को मेल डाल रहे हैं, मेरी टीम से बात कर रहे हैं, हम लोग को इंस्टीट्यूट कोई राइट नहीं दिया है कि मैं आपका उस समय कोई भी हेल्प कर सकूं। आपको कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, एग्जाम सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, कुछ भी हो गया, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई राइट्स नहीं दिया गया है। आप उनको मेल डालिए,
साथ में सीसी हमें भी डाल दीजिए। हम लोग आपका केस इंस्टीट्यूट के पास जल्दी ले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा उसमें टाइम लगेगा। आपके कोई पैसे, कोई वेस्टेज नहीं होएगा, बस 1-2 दिन 3 दिन टाइम वेस्ट होएगा। तो एग्जाम मेरे हिसाब से घर से देना चाहिए। अब आता है दूसरी बात। कुछ स्टूडेंट हैं जो लोग एसीसीए में जब इनरोल करते हैं तो उसको एफआईए स्टूडेंट बोला जाता है, फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट जब नॉलेज लेवल में इनरोल करते हैं उनको एसीसीए लेवल, एसीसीए स्टूडेंट बोला जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आपने 10 पास किया है, 12 अभी नहीं किया, 11 12 स्टैंडर्ड में है, तो आपको एसीसीए के अंदर एफआईए रूट में इनरोलमेंट मिलेगा। एफआईए रूट एसीसीए ही है, लेकिन शुरू में आपको एफआईए स्टूडेंट बोला जाएगा, फाउंडेशन स्टूडेंट। और अगर आपने 12 पास आउट किया है लेकिन आपका 11th और 12th में मैथ्स और अकाउंट्स दोनों में से कोई एक, और इंग्लिश, मैथ्स अकाउंट्स दोनों में से कोई एक और इंग्लिश, अगर ये सब्जेक्ट नहीं थे तो इन दैट केस इवन दो आप 12 पास आउट है तो भी आपको 10 के बेसिस पे एफआईए रूट में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और अगर आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स अकाउंट्स दोनों में से कोई एक एंड इंग्लिश सब्जेक्ट था और आपने 11th 12th में 65% स्कोर नहीं किया, आपका स्कोर इन सब्जेक्ट्स में कम था, तो भी आपको एफआईए रूट ही मिलेगा। आप क्लास 10 के बेसिस पे रजिस्टर करेंगे। यानी कि एफआईए रूट किनके लिए? 10 पास आउट, नॉट क्लियर 12, 11 12 क्लियर्ड बट इन द सब्जेक्ट यू स्कोर्ड लेस देन 65%, और आपके वो सब्जेक्ट कोर्स में थे ही नहीं 11 12 में, तो आपको एफआईए रूट में जाना होगा। एफआईए रूट में सब्जेक्ट ये 3 ही है। नाम है बीटी का फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी, एफबीटी, एमए का फाउंडेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अकाउंट्स का फाउंडेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि तीनों सब्जेक्ट के पीछे नाम लग जाएगा एफबीटी, एफएमए, एफएफए। लेकिन अगर आप 12 पास आउट है, आपके 11th 12th में इंग्लिश मैथ्स सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपने 65% से ज्यादा स्कोर किया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन सीधा एसीसीए नॉर्मल कोर्स में होगा। उस केस में भी आपको ये नॉलेज लेवल के एग्जाम देने पड़ेंगे। नॉलेज लेवल का सब्जेक्ट का नाम रहेगा बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी, नॉट एफबीटी, एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट एफएमई, एंड एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट एफएफए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि शुरू से एफ सब्जेक्ट, एफ नाम हट जाएगा कि आप फाउंडेशन में नहीं है, आप नॉर्मल एसीसीए रूट में है। लेकिन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को सेम एग्जाम देना है, सेम सिलेबस है, सेम 2-2 घंटे का एग्जाम है, सेम 100 नंबर का पेपर है, सेम पेपर है, 50 नंबर लाना है, सब सेम है, सारा कुछ सेम है। केवल एफआईए रूट में सब्जेक्ट का नाम अलग है और नॉर्मल एसीसीए रूट में सब्जेक्ट का नाम अलग है। जब एफआईए स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, एफबीटी, एफएमए, एफएफए, उसके बाद जब वो स्किल लेवल में जाएंगे उनको नॉर्मल एसीसीए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी को कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना है। इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस है कि एफआईए रूट क्लियर करने के बाद आप नॉर्मल एसीसीए रूट के अंदर आ जाएंगे। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप एफआईए रूट में रजिस्टर्ड है या नॉर्मल एसीसीए में, बात तो बराबर है। एग्जाम सारा देना है, पेपर सेम है, सिलेबस सेम है, बाद में आप एसीसीए रूट में जाएंगे, अभी शुरू से बस इतना ही डिफरेंस है। तो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन है कि सर मेरा 11 12 में 65% नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप टेंशन मत लीजिए, आपको एसीसीए करने मिलेगा क्लास 10 के बाद। क्लास 10 के बाद एसीसीए या कोई भी कोर्स, जनरली पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल नहीं। एक एसीसीए और सीआईएम में 2 ही कोर्स है जो क्लास 10 के बाद किए जा सकते हैं। अदरवाइज जितने भी कोर्सेस है सब क्लास 12 के बाद ही होते हैं। इंडियन सीए, इंडियन सीएमए, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी, केवल एसीसीए और सीमा 2 कोर्स है जो स्टूडेंट क्लास 10 के बाद स्टार्ट कर सकता है। जस्ट थोड़ा सा आगे जो जरूरत नहीं है, जब आप ये 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे, आप स्किल लेवल में गए। स्किल लेवल में 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट है लॉ। लॉ का अलग अलग वेरिएंट है, नो नथिंग, लॉ का अलग अलग वेरिएंट है।
जो अलग अलग वेरिएंट है, नॉर्मली स्टूडेंट लोगों को एडवाइस किया जाता है कि लॉ का एग्जाम वो लोग देंगे जो ग्लोबल वेरिएंट है, बिकॉज वो थोड़ा सिंपल है। लॉ में वो लोग ये इंडिया का लॉ, यूके का लॉ, ये सब नहीं पढ़ा रहे, जनरल व्हाई देयर इज ए लॉ, व्हाई देयर इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड। दुनिया में बिजनेस को, लोगों को संभालने के लिए लॉ, नियम, कानून क्यों चाहिए होता है, वो स्किल लेवल का एग्जाम है। लेकिन वो भी ये जो तीनों सब्जेक्ट फाउंडेशन लेवल के हैं उनके जैसे ही है। वो भी ऐसे ही एग्जाम 2 घंटे का है, वो भी 100 नंबर का पेपर है, वो भी ऐसे ही एग्जाम घर से या ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर में जाके दे सकते हैं। उसमें भी आपको तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। इवन दो वो स्किल लेवल है, फिर भी लॉ का सब्जेक्ट का एग्जाम वैसे ही है। लेकिन स्किल लेवल में जो और सब्जेक्ट है लॉ को छोड़कर, बैलेंस 5 सब्जेक्ट्स और, उनका एग्जाम ऑन डिमांड नहीं है। ऑन डिमांड मतलब मेरी मर्जी जब होगी तब मैं एग्जाम दूंगा, ऐसा नहीं है। उनका एग्जाम होगा जब डेजिग्नेटेड क्वार्टर बीतेगा। तो स्किल लेवल का जो 5 सब्जेक्ट है लॉ को छोड़कर, और आगे का जो प्रोफेशनल लेवल का सब्जेक्ट से 4, उन सब का एग्जाम ऑन डिमांड नहीं है, वो क्वार्टरली एग्जाम है। मार्च 1 से 10th के बीच में, जून 1 से 10th के बीच में, सितंबर 1 से 10th के बीच में, दिसंबर 1 से 10th के बीच में, यानी कि साल में 4 बार आपको ये 4 ही विंडो मिलेगी। उन विंडो में ही आपको एग्जाम देना है। आप अभी जनवरी में एग्जाम नहीं दे सकते। आप नॉलेज लेवल का बीटीएमए एफए दे सकते हैं, लॉ दे सकते हैं, लेकिन आप स्किल लेवल का 5 सब्जेक्ट और प्रोफेशनल लेवल का सब्जेक्ट का एग्जाम केवल डेजिग्नेटेड विंडो में ही दे सकते हैं। लेकिन वो एग्जाम भी घर से भी है रिमोट बेसिस, और वो एग्जाम भी सेंटर से भी है। यानी कि वो ऑन डिमांड नहीं है, लेकिन रिमोट बेसिस और सेंटर बेसिस दोनों है। उसमें भी स्टूडेंट लोग आजकल जनरली रिमोट बेसिस एग्जाम देते हैं, लेकिन वो क्वार्टरली ही होगा। वो एग्जाम 3 घंटे का है, वो 2 घंटे का नहीं है। उस एग्जाम के अंदर आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, ऐसे टाइप भी है, टाइप भी करना है, एक्सेल में सॉल्व भी करना है, वर्किंग भी करना है, सारी चीजें हैं। उसमें भी 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए। क्राइटेरिया पास का सेम है, लेकिन वो ऑन डिमांड नहीं। यानी कि जब स्टूडेंट 3 पेपर क्लियर कर लेता है, मे बी लॉ उसका नहीं हुआ, 3 सब्जेक्ट उसके नॉलेज लेवल के हो चुके, मे बी एफआईए रूट में, मे बी एसीसीए रूट में 3 हो गया, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि आप अभी लॉ वाले सब्जेक्ट में दिमाग मत लगाइए, बिकॉज लॉ का एग्जाम तो जब चाहेंगे तब हो जाएगा, लेकिन बैलेंस एग्जाम तो विंडो बेसिस ही होएगा ना। तो आप अब से एक एक क्वार्टर में एक एग्जाम एक एक क्वार्टर में दीजिए, उसको मत रोकिएगा। लॉ धीरे धीरे पढ़ते रहिए। लॉ का एग्जाम 2-3 महीना में देने के बजाय 5, 6, 10 महीना में दे लेंगे, बिकॉज एसीसीए के अंदर जो शुरू के 3 सब्जेक्ट बीटी, एमए, एफए, इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले बीटी देना है, फिर एमए देना है, फिर एफए देना है। आप कोई भी एग्जाम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। वैसे स्किल लेवल में पहले लॉ का एग्जाम देना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप 6 सब्जेक्ट में से जो भी एग्जाम देना चाहे पहले आगे पीछे करके दे सकते हैं, लेकिन स्किल लेवल का एग्जाम देने मिलेगा जब नॉलेज लेवल खत्म होगा। तो मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं, जैसे ही नॉलेज लेवल हो गया अपना क्वार्टरली एग्जाम देना चालू करो, लॉ धीरे धीरे पढ़ते रहो। जब आप लॉ पढ़ लोगे 7, 8, 10 महीने में, तब एग्जाम लॉ का जब भी ऑन डिमांड दे देना, जिससे कि आपका पीरियड लॉस नहीं होएगा और आप धीरे धीरे कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे और आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स लोग, जैसे मान लीजिए बीकॉम 3rd ईयर में है, अभी भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, बीकॉम 3rd ईयर में है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम बाकी है, 5 सेमेस्टर का एग्जाम हो गया। तो हम नॉर्मली उनको एडवाइस करते हैं जो 3rd ईयर में है कि आप नॉलेज लेवल एग्जाम ले लो, बिकॉज बीकॉम होने से आपको नॉलेज लेवल का 3 सब्जेक्ट बीटी, एमए, एफए और स्किल लेवल का लॉ, 4 एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन उनका तो बीकॉम नहीं हुआ, हमारा एडवाइस है कि वो एग्जाम्शन ले लेंगे, वो एग्जाम्शन क्लेम करेंगे, लेकिन अभी तो मिलेगा नहीं। अभी वो आगे के सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दे, स्टडी स्टार्ट कर दे, और जब उनका बीकॉम का एग्जाम मई जून में हो जाएगा, रिजल्ट आते ही एग्जाम्शन लेकर आगे का एग्जाम दे देंगे, यानी कि पढ़ाई सीधा आगे वाला ही करेंगे। इसमें स्टूडेंट को डर लगता है 2 बात का, सर मेरा तो पहले का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है, मैं कोप अप कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं, एग्जाम पास हो सकूंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि जब मैं स्किल लेवल में स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मैं स्किल लेवल में यह मानकर चलता हूं कि स्टूडेंट ने बीकॉम ठीक से नहीं पढ़ा है, उसका नॉलेज ठीक नहीं है,
उसको चीजें शुरू से अच्छे से बतानी होंगी, तभी वो नॉलेज लेवल जो नहीं पढ़ा है उसको यूज करके वो स्किल लेवल क्लियर कर पाएगा। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को नॉलेज गैप नहीं रखना है, बिकॉज आप समझिए कि मान लीजिए मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीट किए, मैंने 4 महीने पढ़ाया, 4 महीने में हम लोग 26-27 क्लासेस लिए। एक क्लास 2.5 से 3 घंटे की थी, आप 2.5 घंटे ही पकड़िए, मतलब मैंने 60 से 70 घंटे पढ़ाया है। तो मैं जब स्किल लेवल में सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं 70 घंटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां पर भी उसका यूज आएगा मैं उसको ब्रीफ में, शॉर्ट में समझाऊंगा, जिससे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो उससे स्टूडेंट पास हो जाता है, काम हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है स्टूडेंट को। बिकॉज एक स्टूडेंट लेवल पे आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, आपको वो चीज जीवन भर थोड़ी ना याद रहेगी, आप भूलोगे। हमें याद है क्योंकि हम तो बार बार वही पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ी ना मेरा दिमाग आपसे ज्यादा है, दिमाग बराबर है, एक्सपीरियंस है, इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मेरे वो चीजें दिमाग में बैठ गई। लेकिन एक स्टूडेंट लेवल पे बात करें तो उसको जो चीज पढ़ चुका वो याद रहेगा नहीं। हमें हर चीजों को मगअप याद नहीं करना है। तो आपको जो स्किल लेवल में पढ़ने के लिए चाहिए, जो बेसिक नॉलेज, वो आपको दिया जाएगा। आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नॉलेज लेवल का सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े तो एग्जाम क्लियर नहीं होएगा। सबसे मेन बात, 2 बात आती है यहां पर। पहली बात है, मैं हर सब्जेक्ट लाइव पढ़ाता हूं, हर सब्जेक्ट की क्लास लाइव होती है। एसीसीए 13 सब्जेक्ट, सीमा 16 सब्जेक्ट, सीपीए का 4 सब्जेक्ट, सीएमए यूएस 2 सब्जेक्ट, आईएफआरएस, यहां कोई भी क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है, सब लाइव है। सारे कोर्सेज, सारे सिलेबस लाइव है। लेकिन यह नहीं कि मैं एक साथ ये 40 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ना तो कोई पढ़ने वाला है और ना मैं उसको मैनेज एक साथ कर सकता हूं। तो मैंने अपना सिस्टम बनाकर रखा है, एक एक सब्जेक्ट करके अपने लाइव पढ़ेंगे। आप वो क्लासेस साथ में मेरे साथ लाइव करिए, उसका होमवर्क करिए, असाइनमेंट करिए, क्लास के साथ साथ रहिए, तो आपका हर एक सब्जेक्ट मैं लाइव पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको एक्सेलरेटेड रूट में जाना है, आपको कोर्स जल्दी खत्म करना है, तो इन दैट केस आप जो लाइव सब्जेक्ट चल रहा है उसको लाइव कर लीजिए। जब आपको जल्दी करना है, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग के साथ कर लीजिए, जिससे कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करते जाऊं और आप थोड़ा जल्दी खत्म कर ले कोर्स को। हो सकता है, असंभव नहीं है। आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी करना होगा। मान लीजिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, 30 साल हो गए हैं, 2014 से 2014 से ऑनलाइन, बिकॉज आई एम नॉट ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोरोना, 2014 से ऑनलाइन। और उसके पहले फिजिकल क्लासेस, क्लासरूम के अंदर, ट्यूशन सेंटर में मेरे को पढ़ाते हुए 27-28 साल हो गए। जब स्टूडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, जब स्टूडेंट बैच चालू होता है, जैसे आज पहली क्लास है या कोई भी कोर्स में पहली क्लास होती है, नॉर्मली स्टूडेंट लाइव अटेंड करते, चाहे वो फिजिकल क्लास हो, क्लासरूम में आते हैं, चाहे वो लाइव ऑनलाइन हो, स्टूडेंट्स लोग लाइव क्लास में रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1, 2, 3 क्लास बीत जाती है, धीरे धीरे वो कम होने चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो स्टूडेंट लाइव नहीं रहते। फिजिकल क्लासेस है तो वो आना बंद कर देते हैं। फिर वो बाद में कम्युनिकेट करते हैं कि सर मेरा इस बार ये इशू हो गया, कुछ घर में प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ है, सर मैं नेक्स्ट बैच से पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, मैं इस बैच में नहीं दे रहा हूं। तो हम तो जन्मों से नेक्स्ट बैच में अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन। फिजिकल क्लासेस में आप पिछले बैच में ज्वाइन किए थे, आप क्लासेस नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट बैच में आके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ आपका है। यानी कि हम आपको कभी नहीं रोक रहे कि आप बाद में आकर क्लास नहीं कर सकते, हमारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर स्टूडेंट जब बैच पहली बार चालू हुआ फर्स्ट और क्लासेस नहीं किया, ना तो वो लाइव किया, ना वो बाद में रिकॉर्डिंग किया, और पहले अगर वो फिजिकल क्लासेस में नहीं आया तो वो दूसरे बैच में भी फिजिकल क्लासेस में आता नहीं है कभी। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि वो स्टूडेंट का वो कैटेगरी है कि वो पढ़ेंगे नहीं। आप उनको कैसे भी पढ़ा लीजिए, वो नहीं पढ़ने वाले हैं। मे बी उनको कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई फोर्स किया होगा, मे बी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, वो कोर्स नहीं करना चाहते, कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी कोई जेन्युइन रीजन है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई घर में प्रॉब्लम आ गई, अब वो नहीं पढ़ सकते, वगैरह वगैरह। मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर स्टूडेंट लाइव क्लास या फिजिकल क्लास पहले बैच में नहीं किया, वो आगे वाले बैच में भी करने वाला नहीं है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है।
मेरे हिसाब से मैंने जो रीजन एनालिसिस किया है, इसका रीजन क्या है, दो कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिकल क्लासरूम में आए, तो मैंने बोला था कि कल मैं टेस्ट लूंगा, कल क्लास में टेस्ट होगा, पूछा जाएगा। मैं कोई किसी को मार नहीं रहा हूं, लेकिन सिंस अभी हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, वी आर ऑफ द एज ऑफ 17, 18, 19, 20, एवरेज में इस बैच के एज 20 ईयर्स है, 1-2 साल इधर उधर। तो अब हम लोगों को थोड़ा मन में लगता है कि सर पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, बता पाऊंगी, सर को अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो डर जाते हैं, तो वो क्लास अटेंड नहीं करना चाहते। और मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देता हूं कि आपको क्लास में पूछना, आपको इंगेज कराना, आपको समझाना। हो सकता है कि ये खराब बात है, लेकिन मेरे से ये रहा नहीं जाता, तो इन दैट केस स्टूडेंट हो सकता है डर जाता है, वो नहीं करता। या दूसरा ये हो सकता है कि एक्चुअली समझ लीजिए वो सीरियस नहीं है कि भाई क्लास वो करे, रेगुलरली पढ़े, साथ साथ रहे, उसके अंदर कोई भी इशू आ सकता है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, मान में घर में किसी का प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल इशू, कुछ भी हो सकता है। इशू सबके होगा, मैं नहीं बोल रहा कि इशू के कारण आप अपना टारगेट या कमिटमेंट छोड़ दोगे। इशू हुआ तो आप टारगेट पूरा कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए वो उतने मोटिवेटेड नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो ये बहाना दे रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, वो एक्चुअली डीमोटिवेटेड है। किस लिए, उसमें जाना मुश्किल है। Why they are demotivated in life, why they are not motivated, why they are not studying regularly, it's difficult to say. लेकिन जब वो लोग मान लीजिए क्लास नहीं कर रहे, फिजिकल क्लासेस में नहीं आ रहे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, लाइव नहीं कर रहे, वो एक रिदम ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए रिदम। 1-2 क्लास आप अगर मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आप छूट गए। अब आप छूट गए तो आप मन में यही सोचोगे इस बार छोड़ देते हैं, दूसरा बार कर लेंगे। लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम एग्जाम्पल है जो एक बार पिछली बार छोड़कर दूसरा बार सुधर गया हो। ऐसा नहीं होता है। जो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ा हुआ ही रहेगा, ये मैंने देखा है। मे भी हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं 1-2 साल 1-2 बैच की बात नहीं कर रहा, बैचेस टू बैचेस की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मली मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आप लाइव क्लासेस करो कोई भी हाल में, बिकॉज आपको तबीयत खराब है तो आपको कोई डांस थोड़ी ना करना है, आपको कोई फिजिकल वर्क थोड़ी ना करना है कि आप लाइव क्लास नहीं कर सकते। आपका कॉलेज है, कॉलेज से ज्यादा प्रायोरिटी लाइव क्लास जो हमारी हो रही है उनको दो। लाइव क्लास आप करोगे तो कैसे ना कैसे आप मेरे साथ रहोगे, गड़बड़ी होगी नहीं। और अगर बाई चांस कोई 1-2 क्लास लाइव आप नहीं कर पाए, छूट गया, तो लाइव होते ही तो रिकॉर्डिंग आप ही के पास है। अभी ये क्लास खत्म होगी तो 2 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप वो रिकॉर्डिंग को नेक्स्ट क्लास के पहले कंप्लीट करके रखिए। और आपको जो भी डाउट पूछना है, मान लीजिए आप नेक्स्ट क्लास भी लाइव नहीं है, आप वो डाउट मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं क्लास लूंगा तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यानी कि अगर आप लाइव नहीं भी कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। जब क्लास आप ज्वाइन करते हैं, मैं क्या बोलता हूं, एक एक जन को मैंने बोला है, आप दिन में 2 घंटा पढ़ेंगे, मेरी गारंटी आपको पास कराना। स्टूडेंट को लगता है केवल 2 घंटा, लेकिन आप सभी लोग सोचो कितने लोग हैं जो रेगुलरली 2 घंटा पढ़ते हैं, कितने लोग हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ कि आर वी स्टडिंग रेगुलर। मेरे को पता है आपका दिमाग कम है, बेसी है, कुछ भी है, आपको दिन में 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा ही पढ़ना है। लगता है 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा इजी नहीं है। इफेक्टिव स्टडी, मोबाइल बंद मन से हम लोग अगर अपना सिस्टम लाइफ में बना लें कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, आप लाइव नहीं भी करोगे तो भी आपके डाउट केवल एग्जाम के टाइम पे थोड़ी ना अराइज होंगे। टॉपिक चल रहा है, साथ साथ पूछते जा रहे हो, साथ में बराबर हो। अगर कमिटेड है लाइफ में, कुछ करना है, ये नहीं कि कोई पढ़ के ही हम कोई झंडा गाड़ने वाले हैं, लेकिन आपको पढ़ाई के क्षेत्र में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ करना है तो आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। आप डेली खाना खाते हो, डेली काम करते हो, वैसे ही पढ़ाई रेगुलरिटी से ही आप कोई कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस बैच में भी मेरा अनुरोध है कि आप लाइव क्लास करिए। लाइव नहीं कर पाए, कोई दिन हो सकता है रिकॉर्डिंग आपके पास है, नेक्स्ट क्लास के पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए, जो डाउट है पूछ लीजिए। आपका डाउट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे कि बाद के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बार बार साथ साथ आप रहेंगे तभी आप कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे, तभी आप खुशी रहेंगे और दूसरों को खुशी दे पाएंगे।
आपके मम्मी को, पापा को, आपके भाई को, बहन को, मेरे को, सबको खुशी अब तभी दे पाएंगे जब आप खुशी रहेंगे। और आपका खुशी होने के लिए एक ही जरूरत है कि आपको मेरे साथ साथ पढ़ाई करते चलना है। बहुत बार स्टूडेंट लोग नए नए आते हैं, उनको लगता है सर तो 2 ही दिन पढ़ा रहे हैं, यार ये तो बहुत लेट हो जाएगी। मेरे को पता है ये आज की बात नहीं है। अगर अपने फिजिकल क्लासेस भी क्लासरूम में लेते थे तो एक बैच की क्लास वीक में 2 या 3 दिन से कभी नहीं ज्यादा हुई है आज तक। 27-28 साल हो गया। क्योंकि जब टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट को खुद से तो उस चीज को दूसरे दिन पढ़ना है। आज आपने मेरे से क्लास की, आज आप खुद नहीं पढ़ रहे, कल आप उस चीज को जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो मैं जितना 2 दिन में पढ़ाऊंगा, 2-4 क्लास होने से ही आपको दिखेगा ये तो बहुत हैवी हो रहा है, 5-6 क्लास होने से और हैवी। तो आप अगर उसके साथ अपने आप को नहीं चला रहे हैं, इतना हैवी हो जाएगा कि आप छोड़ के ही भाग जाओगे। फिर आपका यही बहाना आएगा, तबीयत खराब हो गया, ये हो गया। वो सबका होता है, मेरा भी तबीयत खराब होता है, सिलेबस कोई खत्म होता है कि नहीं। तो इसीलिए वो सब बहाना मत करिए। और बार बार एक बात को डिस्कस करने से वो बात चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी जैसे है। तो जब अपने फर्स्ट क्लास में ही सारी बातें कर रहे हैं, मैं बोलने के बाद पूछूंगा, आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, फिर क्लास खत्म होते ही फिर मैसेज, यार वही तो बात अभी की है, कितना बार बात करें। 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा मोबाइल में नंबर है, किसी का कोई क्वेरी है, किसी का सब्जेक्ट रिलेटेड है, कोई कल एग्जाम दे रहा है, किसी का कुछ है, भर्ती करके मैसेज 1-1 घंटा में आते रहता है। सबको हेल्प करना है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बार बार आंसर देने से बहुत इरिटेशन होता है। मे बी आपको कभी लगेगा कि सर तो खराब है, लेकिन आप मेरे जगह आएंगे ना तो आपको लगेगा सर आप इतने अच्छे कैसे हैं, सर आप इतना प्रॉब्लम कैसे डील कर ले रहे हैं सर। बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर साइड, यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द अदर साइड। सो मेरा आपसे अनुरोध है, let me know what should I make you know. I am joining from laptop ru, do let me know। ये है कि आप 2 जगह से इनरोल नहीं कर सकते, एक जगह से लॉग ऑफ कर लीजिए, फिर दूसरे जगह से घुस जाइए, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। बिकॉज सिस्टम आपको 2 जगह से लॉग इन करने नहीं देगा, तो आप एक जगह से बंद करके दूसरे जगह से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आपको अगर एग्जाम के लिए बुकिंग करना है तो एग्जाम के लिए बुकिंग करने के लिए मैंने ये एग्जाम का बुकिंग लिंक यहां डाल के रखा है। ये सीट मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद मेल करूंगा, डोंट टेक टेंशन। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहां पर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना चाहता हूं इस लिंक से। ये लिंक को मैंने क्लिक किया, ये लिंक आपको सीधा वहां ले जाएगा जहां पर आप ACCA के वेबसाइट पे ऑन डिमांड एग्जाम बुक कर सकते हैं। ये आ गया, क्या लिखा हुआ है, रिमोट रिमोट मतलब घर से, ऑन डिमांड एग्जाम, घर से ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए बुकिंग। बोल रहा है फाइंड आउट इफ रिमोट ऑन डिमांड एग्जाम आर अवेलेबल इन योर लोकेशन। मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर सभी जगह उपलब्ध है, बट हो सकता है कहीं नहीं हो, इसीलिए इंडिया में तो है। आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन हमने सेलेक्ट किया इंडिया। आप इंडिया से नहीं है, जो लोकेशन से वो सेलेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट इंडिया से है, इसलिए मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, हो गया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद बोल रहे बुक अ रिमोट एग्जाम, फाइंड द टेस्ट सेंटर। मैं रिमोट एग्जाम में जा रहा हूं और you can take your exam remotely, alternatively you can sit at any exam center, access pre-booking information for remote session exams। आप यहां जा सकते हैं, लेकिन मैं सीधा यहां जा रहा हूं। जब आप एक बार आज क्लास हो जाएंगे, एक बार इधर जाइएगा, क्या प्रॉब्लम है। आप यहां गए, बुक अ रिमोट एग्जाम, पहुंचे आप यहां, बुक अ रिमोट एग्जाम से आपको एक दूसरे वेबसाइट में ले गया। यहां बोल रहा है कि जो रिमोट एग्जाम है उसमें ये सब एग्जाम अवेलेबल हैं, FA1, MA1, FA2, MA2, FBT, FMA, FFA। जो लोग 12 पास आउट नहीं है या 12 पास आउट है, मैथ्स इंग्लिश अकाउंट्स नहीं था या 65% से नीचे था, FIA रूट में आते हैं। अगर वो खुद से रजिस्टर करेंगे तो उनको FA का 2-2 एग्जाम देना पड़ेगा,
FA1 FA2 MA1 MA2 खुद से रजिस्टर नहीं करेंगे, आप कोई ना कोई लर्निंग पार्टनर जो इंडिया में है उसके थ्रू रजिस्टर करेंगे, तो आपको ये 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, FBT FMA FFE। यानी कि ये ध्यान रखना है कि ACCA इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नॉट डायरेक्टली थ्रू अ लर्निंग पार्टनर। और अगर आप 12 पास आउट है 65, तो आपका ये एग्जाम है BT MA FA, लॉ का 2 अलग अलग वेरिएंट, मैंने तो आपको ग्लोबल लॉ बोला है, जो भी है। अब मेरे को मान लीजिए इसमें BT एग्जाम बुक करना है, ये सब लिस्ट में है, आपको इन्हीं का एग्जाम देने रिमोट बेसिस ऑन डिमांड मिलेगा। मैंने चेक कर लिया, अब मैं क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूं। क्लिक करके बोल रहे हैं कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट है, फाउंडेशन की ACCA, आप 12 पास आउट हैं, ACCA हैं, किस, मान लीजिए आपको पता नहीं है, बोला आप यहां पर क्लिक करिए, माई ACCA के अंदर आपको ले जाएगा, आप अपना ID और पासवर्ड डालिए, वहां पर आपको दिखा देगा कि आप FIA स्टूडेंट है कि ACCA स्टूडेंट है। मान लीजिए मैं FIA हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रोसीड करने के बाद FIA को जो जो एग्जाम दिखा रहा है फिर से दिखा रहा है, मेरे को इसमें से क्या करना है, अभी फिर से याद दिला रहा है, भाई अगर आप FIA में नहीं है, आप ACCA के अंदर है, चेक कर लीजिए, नहीं किए अगर आप एग्जाम बुक कर लिए पैसा गया, आप यहां पर माई ACCA में जाके चेक कर लीजिए वेदर यू आर FIA स्टूडेंट, वेदर यू आर ACCA स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, नहीं भाई हम तो आगे बढ़ते हैं, हम तो FIA ही है। फिर बोला प्राइवेसी नोटिस, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, यहां पर बोल रहे हैं कि आप एग्जाम अगर 18 साल से नीचे हैं तो आपको अपना मम्मी पापा का डिटेल देना होगा, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो नहीं देना, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, हम उसको पढ़ लिए, आगे बढ़ गए। अब बोल रहे हैं प्री चेक कंफर्मेशन, आई कंफर्म आई हैव परफॉर्म्ड द प्री एग्जाम सिस्टम चेकअप। प्री एग्जाम सिस्टम चेकअप जो शुरू में दिखाया था वहां पर मैं फिर ले जाऊंगा, यहां जाएंगे तो प्री एग्जाम सेटअप, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जिससे आप एग्जाम देने वाले हैं उसका सिस्टम चेक बोलेगा। वो सिस्टम चेक मान लीजिए आपका कंप्यूटर फुलफिल नहीं कर रहा है, अब वो सिस्टम चेक को ठीक करना मेरे को नहीं आता है, मेरे टीम मेंबर्स को नहीं आता है, आपके पास कोई कंप्यूटर का टेक्निकल पर्सन होगा, आप उसको दिखाइए, वो ठीक कर देगा। हम लोगों को इतना कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ज्ञान नहीं है, तो आप अगर मेरे को बोलेंगे मेरा सिस्टम चेक नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं यार, आई एम नॉट दैट पर्सन विच यू आर फोरकास्टिंग मी, आई एम लाइक यू। तो आपका अगर सिस्टम चेक कंप्लीट नहीं होता है, आपको कोई ना कोई टेक्निकल पर्सन से हेल्प लेना पड़ेगा। यहां बोल रहा है आपने सिस्टम चेक किया, हमने बोला कर लिया। प्लीज कंफर्म एग्री कंडीशन ऑफ सेल, मतलब आपका फीस पेमेंट होने के बाद रिफंड नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद बोला कि रीड द डिवाइस मिनिमम स्पेसिफिकेशन, मतलब आपका मान लीजिए लैपटॉप है तो 8 GB रैम होना चाहिए, कंप्यूटर है तो वो सब होना चाहिए प्री डिवाइस, वो भी यहां पर लिखा हुआ है, आप जाओगे तो, लेकिन वो टेक्निकल बातें हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, आप आगे बढ़ते जाइए, नहीं होने से कोई टेक्निकल पर्सन को आपका मशीन दिखाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, आपके पास विंडो ओरिजिनल है, पायरेटेड नहीं है, ये सब बोल रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि एग्जाम देने में तकलीफ होए। स्टूडेंट टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए, एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, मैंने पढ़ लिया, मैं आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद अब आपको यहां पर आपका डिटेल भरना चालू कर दिया, अपना नाम लिखो, फर्स्ट नाम, ईमेल एड्रेस, टूम टाम, अगर आप 18 ईयर से नीचे हैं तो आप इसको भरो, बताओ, फादर का मदर का कोई पैन कार्ड वगैरह डालो, वगैरह वगैरह, डिक्लेरेशन दो। मेरे को ये आगे नहीं जाने देगा क्योंकि मैंने डिटेल भरी नहीं है, तो इसीलिए जाने वो डिटेल कंपलसरी नहीं था, फिर भी अब यहां पर मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, फिर उसके बाद और डेट ऑफ बर्थ, बूम बाम सब भरना है, सारी चीजें भरनी पड़ेंगी। इसमें आप कोई भी अपने मम्मी पापा भाई बहन को इन्वॉल्व मत करिए। आपको अपना नाम नहीं मालूम है, आपको अपना ईमेल आईडी नहीं मालूम है, आपको अपना एड्रेस नहीं मालूम है, आपको तो फिर क्या मालूम है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी को प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, इन्वॉल्व मत करिए, अपना जो जो चीज है खुद भरिए। भरने के बाद अब ये मेरे को आगे जाने नहीं देगा बिकॉज मैंने भरा नहीं है, तो ये बोल रहा है भाई सब कुछ भरो, ठीक है। भरने के बाद ये क्या करेगा, आपको पेमेंट पेज में ले जाएगा। पेमेंट पेज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जनरली डेबिट कार्ड से पेमेंट होता नहीं, कोई डेबिट कार्ड से हो सकता है पेमेंट हो जाए, क्रेडिट कार्ड। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है या आपका क्रेडिट कार्ड वहां पर ले नहीं रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
बिकॉज आपका पेमेंट मैं अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूं, लेकिन हम नहीं करेंगे। कारण मैं बता रहा हूं, हम लोगों को आप जो पैसे देते हैं, जैसे आपने ट्यूशन फीस दिया, मान लीजिए 50,000 रुपए, तो 50,000 में 18% 9,000 जीएसटी है। मेरे पास 41 ही बचा है, मेरे पास 50 नहीं आया, 9,000 तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं। तो आप अगर एग्जाम फीस मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो आप मेरे को पेमेंट करेंगे तो आपको 11,800 देना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर 18% जोड़कर, जो कि आपका नुकसान, मेरा भी कोई फायदा नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट को देना है। तो आपको जबरदस्ती का 2,000 का लॉस हो रहा है। दूसरा, आप बोलेंगे सर फिर भी चलेगा, फिर भी मेरे लिए नहीं चलेगा, बिकॉज हम लोगों का क्रेडिट कार्ड से इतना फॉरेन करेंसी पेमेंट होता है कि आरबीआई का गाइडलाइंस को बहुत बार ब्रीच कर देता है, तो हम और फॉरेन करेंसी पेमेंट करने की हालत में नहीं है, इसीलिए हम स्टूडेंट का कोई पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपका अगर कार्ड नहीं ले रहा है, तो आप जहां से कार्ड आपने इशू करवाया है, जिस बैंक से, उससे बात करिए। बहुत सारे कार्ड में फॉरेन करेंसी पेमेंट नहीं होता है, तो आप बैंक को बोलेंगे 2-3 दिन में फॉरेन करेंसी पेमेंट अलाउ कर देगा, तब पेमेंट होगा। या फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप कोई दोस्त बंधु किसी का कार्ड लीजिए, उससे पे करिए। हम आपको हेल्प नहीं कर सकते आपका पेमेंट करने में, ये मैं बकायदा बोल रहा हूं, फॉर लॉजिकल रीजंस विच आई सेड। तो अगर बाई चांस आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है और आपके पास कार्ड का मैसेज भी नहीं आया, स्क्रीन पे आ जाता है देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर बैंक, ट्राई कनेक्टिंग विथ योर इश्यूअर, तो इसका मतलब आपके कार्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वेबसाइट पे पेमेंट नहीं हो पाया, तो इन दैट केस आप इंस्टीट्यूट को मेल डालेंगे। मेल कहां डालेंगे? इंस्टीट्यूट का मेल आईडी है students@accaglobal.com, और साथ में सीसी, वहां पर सीसी रहता है, वहां पर हमारा मेल आईडी भी लिख देंगे। मेल में लिखेंगे माई नेम इज चेतन अग्रवाल, माई ACCA registration number is this, I was interested in booking exam for BT, MA, FA, but I am facing this problem, this is not happening, this that। आप स्क्रीनशॉट लेकर वहां अटैच कर देंगे और बोलेंगे प्लीज रिजॉल्व दिस इश्यू एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आई कैन गिव माई एग्जाम। आपने मेरे को भी इस मेल पे बता दिया। हम लोग जो ACCA इंडिया टीम है, उनके हाथ में भी कुछ है नहीं, हम आपका मेल उनको फॉरवर्ड कर देंगे, उनको कॉल कर देंगे कि सर हमारा स्टूडेंट का एग्जाम बुक नहीं हो पा रहा है, पूरे प्लीज इसको हेल्प करिए। वो भी ACCA का जो स्टाफ है वो अपने लेवल पे यूके वाले को बोलेगा और आपका यूके से काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन टाइम फिर भी 2-3 दिन लगेगा। लेकिन आप मेरे को कॉल करेंगे, मेरे को मेल डालेंगे, मैं कैसे ठीक करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट को मेल, और आप मेरे को मेल डाल दिए, मैं अगर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट मेरी बात सुनेगा नहीं, बोलेगा यू आर नॉट द स्टूडेंट, व्हाई यू आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट स्पीक। कितना मेल है हमारे पास? तो जब तक आप इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली मेल नहीं डालोगे, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। और मैं आपको हेल्प इनडायरेक्टली कर रहा हूं, डायरेक्टली कुछ नहीं। आप मेरे से रजिस्टर्ड हो, आपकी हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जैसे संभव है। उसके अलावा मेरे पास तो स्टूडेंट बुक कर रहा है, कॉल, सर एग्जाम बुक नहीं हो रहा है, सर यहां पर स्किल लेवल दिखा रहा है, सर ये दिखा रहा है। अरे भाई, जब फर्स्ट क्लास में मैं आपको बोल रहा हूं तो आप कहां हैं? आप देख नहीं रहे हैं, और अगर नहीं भी देख रहे तो इसका रिकॉर्डिंग करना मना है। इसका तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना, मैंने तो बताया आपको। इसके आगे मैं नहीं जा पा रहा बिकॉज मैं कैसे और भरूं? मेरा थोड़ी ना ACCA में रजिस्ट्रेशन नंबर है वगैरह, मैं कैसे भरूं? और आगे तो पेमेंट है। तो आप पेमेंट वगैरह कर लिए, आपका बुक हो गया। पेमेंट के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, बोलेगा अब आप एग्जाम का शेड्यूलिंग करिए। पैसा देने के बाद एग्जाम का शेड्यूलिंग में वहां पर खुलेगा, बोलेगा आप एग्जाम 2 दिन बाद दे सकते, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ये टाइम स्लॉट है, आप उसको बुक करेंगे। वो सेकेंड स्टेप में होगा, पेमेंट के बाद। पेमेंट करने के बाद एग्जाम का टाइमिंग स्लॉट आप बुक करेंगे। बुक करने से आपका एग्जाम फिक्स हो गया। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके पहले आपके पास एक लिंक आएगा, की आएगा, जिसके थ्रू आप एग्जाम सॉफ्टवेयर चालू कर पाएंगे। मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने आपको लिंक किया, की मेल नहीं किया, फिर से आप मेरे को बोलेंगे मेरे पास क्या की है, मेरे पास का लिंक है जो मैं आपको दे दूं। मैं तो आपको 2 सेकंड में हेल्प करना चाहता हूं, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास लिंक की नहीं आया तो आप इन दैट केस फिर से इंस्टीट्यूट को मेल डालेंगे, बोलेंगे मैंने एग्जाम बुक किया था, ये शेड्यूल है, लेकिन मेरे पास कोई लिंक या की नहीं आया, मैं एग्जाम कैसे दूंगा? अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब मेंशन करेंगे, वहां स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, एग्जाम बुक किया था आपने, और उनका वेट करेंगे। साथ में सीसी हमें भी डाल देंगे, हम भी इंस्टीट्यूट को बोल देंगे भाई इसको हेल्प करो। लेकिन हमारा काम है केवल बोलना, उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं।
आपके पास लिंक आया, मान लीजिए आपका एग्जाम आज है, लिंक आया ही नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम आज के बदले 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, होगा। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, इंस्टीट्यूट आपसे जो पैसे लिया है दोबारा नहीं लेगा। आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका पैसा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर जब एग्जाम होगा उस टाइम पे भी अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, घर पे बैठकर आप यहीं पर मेल डालेंगे, और जब आप एग्जाम वगैरह बुक करेंगे, इंस्टीट्यूट से मेल आएगा, मेल में कुछ लिखा रहेगा, मेल में कुछ लिंक फिंक दिया रहेगा, मेल में कुछ बोला रहेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहां पर मेल डालिए, आप उनको पढ़िएगा, जिससे कि जब आपको प्रॉब्लम होए तो आप उसको फॉलो कर पाए। अदरवाइज आप पजल्ड हो जाएंगे ना कुछ भी प्रॉब्लम होने से। जब आपको कोई चीज लिखा हुआ दिया जा रहा है ये, तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे, कैसे हेल्प किया जाएगा आपको? यानी कि आप इन बातों को मानेंगे। इसके आगे मैं यहां प्रोसीड नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ACCA का नहीं है, और ना मेरे को सच में कोई एग्जाम बुक करना है। तो मैं अगर आगे बढ़ूंगा, मैं तो फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट भी नहीं हूं, लर्निंग पार्टनर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन उसमें BT ये सब एग्जाम दिखाएगा नहीं, तो मैं आगे पेमेंट वगैरह करके कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आपको अगर इसके आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन दैट केस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक्सेस आवर एग्जाम फॉर्मेट डिसीजन ट्री टूल, यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे एग्जाम का प्रोसेस बुक करना है रिमोट एग्जाम के लिए। वो एक पूरा ट्री बनाकर, पूरा डिटेल देकर, ऑन डिमांड एग्जाम सेशन नॉट श्योर, डू यू प्लान टू टेक एन ऑन डिमांड और सेशन एग्जाम? हम ऑन डिमांड, सेशन मतलब स्किल लेवल। आर रिमोट ऑन डिमांड एग्जाम अवेलेबल इन योर लोकेशन? यस। डज योर कंप्यूटर मीट योर कंप्यूटर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स? यस। डू यू हैव एक्सेस टू रिलायबल एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन? यस। Do you have administrator access rights for your computer? Administrator access right मतलब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर को मेरे को आपको शेयर करना है, जैसे आप जब हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो मेरा टीम आपका स्क्रीन शेयर करके ठीक करता है, वैसे ही वो बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर पे मैं ये सब में और आगे नहीं बढ़ रहा, बिकॉज कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा रिसोर्सेस है यहां पर, बुक एंड एग्जाम के लिए कोई वीडियो भी यहां बनाया हुआ है, आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्स, लेकिन टाइम देना पड़ेगा ना। बगैर समय कुछ नहीं होता इस दुनिया में। यू नीड टू गिव टाइम, देन ओनली। फिर भी आपको कोई इशू है, हो सकता है, आप इंस्टीट्यूट को मेल डालिए, साथ में CC हमें डालिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, नाम लिखिए, इशू लिखिए, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होएगा। लेकिन हम केवल माध्यम है, हम केवल मीडियम है आपका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर सकें। वी आर हैंडीकैप। सो इफ यू आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन अस कि सर आप खराब हैं, मेरी टीम को आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब मैं फर्स्ट क्लास में आपके सामने हूं, समझा रहा हूं कैसे एग्जाम बुक करना है, क्या रूट है एंड ऑल दैट, आप उन बातों पे ध्यान दीजिए। ये बात हम लोग हर क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और डिस्कस क्या, आपके पास ये वीडियो है, यूट्यूब में भी मैं डाल दूंगा, आप देखते रहिए, जीवन भर 50 बार देखना है, लेकिन बार बार इन चीजों के लिए हमें डिस्टर्ब, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास माध्यम नहीं है कि हम आपको तुरंत हेल्प कर पाए। आपको पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये मैंने अभी सिलेबस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने FIA रूट क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, एग्जाम कैसे बुक करना है, कोई टेक्निकल इश्यू आएगा कहां क्या करना है, ये मैंने बोला। इससे रिलेटेड ACCA स्टूडेंट को कुछ पूछना है, रिलेटिंग टू दिस ACCA स्टूडेंट हैज एनीथिंग टू आस्क? फॉर द टाइम बीइंग क्या ACCA स्टूडेंट को बाद में जीवन में कभी नहीं पूछेंगे, वीडियो देखेंगे फिर से, आज ही पूछ लीजिए। मिस्टर माज, पूर्विता, लेकिन बाद में जीवन में नहीं पूछेंगे। सर मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे माज जी, अच्छी बात नहीं है। बेचारे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब करते हो, नहीं करना है। तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं।